नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया एपिसोड हमारे कातिल कौन सीरीज का। अभी तक आप इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके माध्यम से हम सिचुएशंस को समझ रहे हैं, एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में, वो समझ हमारी बढ़ रही है इस माध्यम से। तो उसी तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। आज दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक लड़की की जिसका नाम है मीरा, जिसके संबंध में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो वो किसने किया है। पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सर्कमस्टांसेस है जहां से कोई भी ऑफेंस बन के आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, एक हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम है मीरा। उसके अलावा 3 लोग और हैं जिन पे हमारा फ़ोकस रहेगा। एक है व्यक्ति जिसका नाम है संदीप, ठीक है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। एक महिला है जिसका नाम है प्रीति, ठीक है? अब समझते हैं कि ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं मीरा के साथ। देखिए, संदीप जो है वो मीरा का बॉस है। मीरा एक एडवोकेट है बाय प्रोफ़ेशन और उसने अभी 2 साल पहले ही अपना एलएलबी कंप्लीट किया है एंड शी इज़ वांटिंग टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर। तो वो प्रैक्टिस कर रही है और वो प्रैक्टिस कर रही है संदीप के अंडर। संदीप एक जाने-माने लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉ के केसेस को वो देखते हैं और वहाँ पर अभी ही लगभग मान के चलिए अपराध होने से 6 महीने पहले ही मीरा की जॉब लगी और वो अच्छे से वहाँ पे काम सीख रही है, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रही है। दूसरी तरफ राहुल, राहुल एक लड़का है जो संदीप के यहाँ पे ही पहले काम किया करता था, जब मीरा ने इस ऑफ़िस को जॉइन किया था और बताया जाता है कि राहुल और मीरा की दोस्ती बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है जैसे कि प्रीति का, कि राहुल और मीरा में रिलेशनशिप भी चल रहा है, या चल रहा था, ठीक है? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर किसी भी कारणवश उनके बीच में संबंध सही नहीं रहे, जिसकी वजह से राहुल को जॉब से निकाल दिया गया संदीप के द्वारा और फिर राहुल ने किसी दूसरे एडवोकेट का चेंबर जॉइन कर लिया है और कभी-कभार कोर्ट में आमना-सामना होता रहता है मीरा और राहुल का, पर उनमें कोई बहुत खास दोस्ती नहीं है या फिर बातचीत अब नहीं होती है। तीसरे नंबर पे है प्रीति। प्रीति मीरा की कॉलेज टाइम की फ्रेंड है। ये इन दोनों ने ही एलएलबी साथ में ही किया था, एक ही कॉलेज से किया था, एक ही साथ इन लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 5 साल एक-दूसरे के साथ थे और काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे। तो प्रीति को लगभग हर वो बात पता है जो मीरा की लाइफ़ में रिलेवेंट है। इसीलिए वहीं से ये बात निकल के आई कि राहुल के साथ मीरा का किसी भी समय पे रिलेशनशिप हुआ करता था। प्रीति आज के समय पे कॉर्पोरेट लॉयर है, गुड़गाँव में किसी कंपनी में वो जॉब करती है और एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही है। गुड़गाँव में रहने की वजह से वो मीरा से बहुत ज़्यादा रेगुलरली तो नहीं मिल पाती है, बट एट लीस्ट 1 महीने में 1 आध बार या 2 बार उनकी आपस में मुलाकात हो जाती है और फ़ोन पे तो अदरवाइज़ बात होती ही रहती है, ठीक है? ये कॉन्टेक्स्ट है। अब आते हैं इंसिडेंट पे। एक दिन क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी और प्रोसीडिंग्स चलते-चलते काफ़ी समय हो गया, 5 सवा 5 बज गए व्हिच वाज़ वेरी कॉमन। वहाँ से मीरा ऑफ़िस पहुँची अपने, जहाँ पे संदीप जी का ऑफ़िस है, वो है दिल्ली में ही लाजपत नगर और मीरा जो रहती है, वो रहती है गाज़ियाबाद में, जो लाजपत नगर से काफ़ी दूर है। तो आम तौर पर तो जो मीरा है, वो मेट्रो से ट्रैवल करती है, बट कभी-कभार जब ज़्यादा लेट हो जाता है, तो वो कैब भी ले लेती है, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, अगले दिन नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ था, जिसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरा चेंबर केस की तैयारी कर रहा था। संदीप जी भी ऑफ़िस में थे, मीरा जी उनको असिस्ट कर रही थी उस केस में और देखते-देखते समय का पता नहीं चला और रात के 10 बज चुके हैं। उसी दौरान जब मीरा काम कर रही थी, संदीप के पास बार-बार उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा और फ़ोन में जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था, वो राहुल का हो रहा था और मीरा उस फ़ोन को पिक नहीं कर रही।
और जब भी वो उस फ़ोन को पिक नहीं करती थी, तो राहुल की तरफ से उसको कोई टेक्स्ट आता था। ये सारी बातें संदीप ने देखी, ठीक है, कि ऐसा हो रहा। फाइनली उस रात को ही मीरा अपने ऑफ़िस से निकलती है रात को 10 बजे अपने घर वापस जाने के लिए और वो मेट्रो की तरफ वॉक कर रही है, क्योंकि मेट्रो अभी वो जा सकती है, रात को 11 बजे लास्ट मेट्रो चलती है लाजपत नगर से, तो उसके पास टाइम और उसे लग रहा है कि इतनी दूर, इतनी रात में कैब से जाना वुड नॉट बी राइट, इट वुड बी बेटर कि वो मेट्रो से जाए, ठीक है, क्लियर है? संदीप भी उसी टाइम पे अपने ऑफिस से निकल रहा है, पर मीरा थोड़ा पहले निकल चुकी है। तो ये मान के चलिए मीरा ऑन द वे है टू द मेट्रो स्टेशन जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, तो वो वॉक करके जा रही है और पीछे संदीप अपनी गाड़ी से आता है और ये प्रपोज़ल देता है मीरा को कि वो उसे ड्रॉप कर देगा मेट्रो स्टेशन। तो मीरा उसके लिए एग्री हो जाती है, मीरा गाड़ी में बैठ जाती है। पर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था लाजपत नगर का, संदीप ने उसे वहाँ पे ड्रॉप नहीं किया। संदीप ने बोला कि मैं भी थोड़ा आगे की तरफ ही रहता हूँ, तो मैं आपको मेट्रो पे ड्रॉप कर दूँगा, पर उस मेट्रो स्टेशन पे कर दूँगा, जो सबसे क्लोज़ पड़ेगा वहाँ से, जिससे आपको ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा मेट्रो। तो दैट वाज़ प्लान, ठीक है? तो संदीप के साथ मीरा गाड़ी में रही काफ़ी लंबे समय तक। फाइनली संदीप ने मीरा को एक मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप किया है, ठीक है? ऐसा संदीप का कहना है, ठीक है? अब वो रात खत्म हो जाती है, अगली सुबह होती है। अगली सुबह पता चलता है कि ये जो मीरा है, ये अपने घर पहुँची ही नहीं। सब लोग घबरा जाते हैं, पूरा परिवार परेशान है। संदीप को फ़ोन जाते हैं फैमिली की तरफ से क्योंकि सबको पता है वो संदीप यहाँ ही काम करती थी। तो संदीप जो भी है, जैसा है वैसा बता देता है कि उसने खुद ड्रॉप किया था उसको फलाने मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। संदीप का शक थोड़ा-सा शुरू से राहुल की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से वो जॉब छोड़ के जाया गया था, जिस तरीके से उसने बदतमीज़ी की थी। तो जब पुलिस वगैरह आई और जो छानबीन चल रही है और क्योंकि संदीप लॉयर भी है, क्रिमिनल केसेज़ देखता है, तो उसका दिमाग भी इस तरीके से फंक्शन करता है। संदीप ने पुलिस को बताया है कि राहुल नाम का एक लड़का है जो मेरे पास पहले काम करता था। उस पे मुझे शक है क्योंकि वो कल कंटीन्यूअसली मीरा को मैसेजेस कर रहा था और ऐसा उनके बीच में पहले भी अनबन हो चुकी है। वो पहले एक टाइम पे कलीग होते थे, मतलब जो स्टोरी थी उसको वैसे का वैसा बता दिया, ठीक है? तो राहुल को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने वहाँ से जाके और राहुल अभी कस्टडी में। राहुल के फ़ोन को चेक किया गया, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह को चेक किया गया, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया था। राहुल ने कॉल्स की थी लगभग 18 बार। वो कॉल कर रहा था कंटीन्यूअसली और हर बार वो मैसेज भेज रहा था और मैसेज में सॉरी के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। हर मैसेज में केवल सॉरी लिखा और कुछ नहीं था। राहुल का एक्सप्लेनेशन ये है कि राहुल ने एक समय पे जब वो रिलेशन में था मीरा के साथ, उसके साथ बहुत गलत किया था। अपने ईगो में आके वो कॉम्पिटिटिव हो गया था क्योंकि वो दोनों ही कलीग थे और अब उसको इस बात का रियलाइज़ेशन था, तो वो चाहता था उस मीरा को सॉरी बोले। उससे वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहता था, बस वो सॉरी बोलना था। और मीरा गुस्सा थी, उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसको कॉल कर रहा था और उसे पता नहीं था उस समय पे कि मीरा ऑफ़िस में है। उसे लग रहा था कि वो घर पहुँच गई और गुस्से की वज़ह से फ़ोन नहीं उठा रही है, इसलिए उसने इतनी बार उसे कॉल किया। ये राहुल का एक्सप्लेनेशन। जब ये पूरी कार्रवाई चल रही है, तब प्रीति को बात पता चलती है और प्रीति गुड़गाँव से भागी-भागी आ जाती है दिल्ली और प्रीति जब आती है, तो काफ़ी सारी बातें खुल के आती हैं। प्रीति पुलिस को बताती है कि उसकी मीरा से जब आखिरी बार मुलाकात हुई थी और वो जब साथ में घूमने गए थे, तो मीरा ने उसे बताया था कि वो संदीप के यहाँ से काम छोड़ने वाली है। क्योंकि जो संदीप है, वो सेक्सुअली उसको टारगेट करता है, उसे ऐसा लगता है, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ अभी तक एक्सप्लिसिट नहीं हुआ है बट बाय द वे ही लुक्स एट हर और बाय द वे वो बिहेव करता है, उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो सही जगह नहीं है काम करने के लिए और वो ये भी दिखाती है प्रीति कि उसने कई ऑफ़िसेज़ में अप्लाई भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसके पास वो सारी डिटेल्स है। इनफैक्ट वो ये भी बताती है कि मीरा ने रिक्वेस्ट किया था प्रीति को कि अगर वो कॉर्पोरेट लॉ को जॉइन कर पाए, उसकी कंपनी में उसके लिए अगर कोई जॉब बन सके, तो वो उसको वहाँ पे इंडक्ट कर ले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, संदीप की एक्टिविटीज़ को देखते हुए, एक्ट को देखते हुए। और यहाँ तक कहा प्रीति ने कि मीरा ने ये भी कहा था कि संदीप जानबूझकर मीरा को लेट ऑफिस में रुकने के लिए बोलता है, चाहकर बाकी के जो कलीग्स हैं या बाकी के जो जूनियर्स हैं, वो अपने सही टाइम से निकल जाते हैं। पर उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास कोई और जॉब नहीं है, तो उसको वो करना पड़ रहा है। पर अभी तक एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बात प्रीति ने भी कही है। मीरा गायब है, मीरा का कोई ल पता नहीं।
1-2 दिन 4 दिन निकल जाते हैं। 5वें दिन खबर मिलती है कि लगभग वो जो ऑफिस है, जहाँ पे वो काम करती थी संदीप के पास, उस ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर पे एक पार्क के कॉर्नर में मीरा की डेड बॉडी, ऑफिस के पास, जहाँ पे वो काम करती। और जब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मीरा की डेथ से पहले उसके साथ रेप का ऑफेंस कमिट किया गया और रेप करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है जिसने रेप का ऑफेंस किया है। अब ये दोस्तों फैक्चुअल बैकग्राउंड। अब आपको मुझे बताना है कि आपके अनुसार कौन अपराधी? संदीप ने अपराध किया है जैसा प्रीति बोल रही है, जैसी सर्कमस्टांसेस निकल के आ रही है, या फिर राहुल ने अपराध किया है जैसा उसका कंडक्ट देखने को लग रहा था उस दिन से पहले, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि प्रीति भी इन्वॉल्व हो सकती है बिकॉज उसको इतनी सारी ज्यादा बातें पता है एंड शी इज द वन एक्चुअली हु इज ड्राइविंग द इन्वेस्टिगेशन। केवल जिसके कहने पर ही संदीप के विरुद्ध वो बातें निकल के आई। और इन सभी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि बॉडी मिली कहां पे। बॉडी मिली है संदीप के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर, जहां दूसरी तरफ संदीप का यह कहना है कि उसने खुद उसको ड्रॉप किया था मेट्रो स्टेशन पे, और वो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे नहीं उसके ऑफिस के, बल्कि उस मेट्रो स्टेशन पे जो काफी दूर था वहां से। तो ये क्या सिचुएशन बनी होगी कि डेड बॉडी इतनी क्लोज रिकवर हुई और रेप वाली। तो थोड़ा दिमाग लगाना और मुझे बताने की कोशिश करना कि क्या लगता है कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होंगे या कौन सी वो बातें हैं जो इनमें से किसी के भी व्यक्ति के खिलाफ जाती है, या एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है या एक से ज्यादा है। ये भी आप एस्पेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है, और जो भी आपकी स्टोरी है उसको डिफाइन करने की कोशिश करिए। चलिए, ये तो हो गया आपका नया। अब आते हैं जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था, दी अग्रवाल फैमिली वाला एपिसोड। उसमें आप लोगों ने, कई लोगों ने ओपिनियन दिए और कई सारे अलग अलग से पर्सपेक्टिव निकल के आए। इनफैक्ट पर्पस भी हमारा यही है कि कई सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आए तो मजा आता है सोचने का। काफी लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि वो जो बिजनेस पार्टनर है उसने अपराध किया है क्योंकि उसको लालच है कि उसे सीईओ नहीं बनाया गया और उसके मरने के बाद वो कंपनी उसकी पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा कहना था जो सेक्रेटरी है वो इन्वॉल्व है क्योंकि उसका इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा था उनके साथ और उसका भी उसमें बेनिफिट है। कुछ लोगों का कहना था कि मैनेजर और सेक्रेटरी मिले हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि वाइफ इज द मेन कल्प्रिट। वाइफ ने किया है क्योंकि वो शायद गुस्सा होगी इस बात से कि उसका इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा है अपनी सेक्रेटरी के साथ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बेटा है वो अपराधी हो सकता है क्योंकि उसके संबंध नहीं थे अपने पिता से अच्छे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा माँ और बेटा दोनों मिले हो सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव मिलने को देखने को मिले। और देखिए, कोई भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में एब्सोल्युटली करेक्ट या एब्सोल्युटली गलत नहीं हो सकता। वो केवल सोचने का तरीका है। हम केवल प्रोबेबिलिटी के आधार पर चल रहे हैं कि क्या हुआ होगा, एक सपोजिशन ही रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको अपनी राय बता देता हूँ कि मेरी राय क्या है। देखिए, उस पूरे फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस में जितना मुझे समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि वो जो सेक्रेटरी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी ऑफेंस में। दैट इज क्लियर फॉर मी। उसके पीछे दो रीजन, क्योंकि ये सिचुएशन जैसी क्रिएट हुई सबसे ज्यादा शक उसी के ऊपर जा रहा है और वो खुद ढूंढती हुई उस व्यक्ति को उसके बेडरूम तक पहुंची और वो कंटिन्यूअसली उसे रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी और उसी ने डेड बॉडी को डिस्कवर किया है। इतने सारे फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस कोई भी अपराधी खुद अपराध करके अपने ऊपर आमतौर पर नहीं लेता है जब तक वो बेवकूफ ना हो। तो जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है बेटा भी इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि पॉइजन का उसी की गाड़ी से रिकवर हो जाना एक बहुत ही एक्सप्लिसिट एविडेंस है। जो कोई भी समझदार व्यक्ति जो इतनी प्लानिंग करके किसी का मर्डर कर रहा है वो अपनी गाड़ी में पॉइजन रख के तो नहीं घूमेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कहीं ना कहीं बू आ रही है यहाँ पे फंसाए जाने की, सेक्रेटरी को भी और बेटे को। तो हमको अंदाजा लगाना है कि किसका फायदा होगा उस फंसाने के पीछे, उस सर्कमस्टांस को क्रिएट करने के पीछे। जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है
यहाँ पे केवल और केवल एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है और वो है मैनेजर। अगर हम लोग दिमाग के हिसाब से चलें, अगर षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के आधार पर अगर मारा गया है, तो मैनेजर इज़ द ओनली कल्प्रिट क्योंकि उसने एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करी है, जिसके अंदर अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे पहला फ़ायदा उसको ये पहुँचेगा कि कंपनी उसके पूरे कंट्रोल में आ जाएगी। ये उसके लिए मोटिव बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव। और दूसरा, क्योंकि सेक्रेटरी का रिलेशनशिप रहा है उस दूसरे पार्टनर के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उस सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में ले पाना, क्योंकि वो भी बेनिफिशियरी रही होगी उस सारी बातों का, उसको भी सारी अंदर की चीज़ें पता होंगी। तो ये मैनेजर चाहेगा कि इस सेक्रेटरी को भी अपने रास्ते से हटाया जा सके तो ही बेहतर है, वरना आज नहीं तो कल ये परेशानी का सबब बन सकती है। और जहाँ तक बात बेटे की आई कि बेटे की गाड़ी में पॉइज़न कैसे मिला होगा, वो रीज़न ये रहा होगा कि उस व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, उसकी जगह लेगा कौन अगर कंपनी में ले सकता है तो? क्योंकि वाइफ़ तो उसकी ऑलरेडी बहुत ओल्ड है। अगर वो उसको सब्स्टिट्यूट भी करेगी तो कितनी दिनों के लिए कर लेगी। पर वो इकलौता बेटा एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में बिज़नेस पर्सपेक्टिव से थ्रेट बन सकता है। अगर उसने बिज़नेस को जॉइन कर लिया और क्लेम कर लिया अपने पिता के बिहाफ़ पे। तो कल को वही राइवल बन जाएगा अपने पिता की जगह पर। तो यहाँ पर इस तरीके से मर्डर को प्लान आउट किया गया, जहाँ पर सेक्रेटरी भी फँस जाए और साथ के साथ थोड़ा शक बेटे पे भी चली जाए और माँ पे भी चली जाए। माँ पे भी चला गया शक क्योंकि वो चाय जो माँ बना के देती थी मतलब उसकी वाइफ़ जो बना के देती थी, उसी को पीने से उसकी मौत हुई। केवल एक मैनेजर इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस निकल के नहीं आया है, कि वो किसी तरीके से कनेक्टेड लगे अदर देन द मोटिव वाला फैक्टर कुछ भी डायरेक्ट उसके खिलाफ निकल के नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजर का षड्यंत्र है। समहाउ ही गॉट एक्सेस टू द बेडरूम वो मिलने गया होगा या बातचीत करने गया होगा बिज़नेस पर्पसेस से और वहीं पे उसने मौका देखकर चाय में उसको मिला दिया और उस ज़हर को प्लेस कर दिया अपने उसके बेटे की गाड़ी के अंदर और सेक्रेटरी को उसने भेजा होगा उससे साइन करवाने के लिए पता होते हुए कि वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, जिससे सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व हो जाए और बेटा भी इन्वॉल्व हो जाए और माँ भी इस सब चक्करों में फँस तो दिस इज़ माय ओपिनियन कि मुझे लगता है मैनेजर वाज़ द होल एंड सोल पर्सन जिसने ये सारा दिमाग लगाया है। बाकी आप सभी लोगों की भी जो राय आई हैं, सजेशंस आए हैं, वो मेरे को काफ़ी लेजिट लगे और काफ़ी प्रोबेबल लगे। बाकी मेरे को इस वीडियो के कमेंट में भी आप बताना, अगर आपको क्या लगता है मेरी तरफ से जो राय आई है या इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या कोई क्लैरिफिकेशन जानना चाहेंगे या मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, दैट वुड आल्सो बी फाइन। बाकी छोटा-सा अनाउंसमेंट है दोस्तों, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। दोस्तों हमारा जो एक स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य फाउंडेशन बैच था, उसका 2.0 वर्ज़न आ चुका है, जिसके ऊपर अभी सेल चल रही है। इस सेल के अंदर ये बैच दोस्तों आपको ₹25,999 का मिल रहा है मात्र इस कूपन कोड को यूज़ करने पे। तो अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हो जिसके अंदर आपको फी रिफंड पॉलिसी मिल जाए, जहाँ पर प्रीलिम्स क्लिक करने पे आपको आपकी ये जो फी ली जा रही है उसकी 50% रिफंड हो जाएगी। और अगर आपने पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तो ये पूरी फी रिफंड है 50% एक्स्ट्रा। और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलती है, इस बैच के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको तैयारी शुरू करनी है, एग्ज़ाम में बैठना है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, अभी आप एलएलबी कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला पॉइंट आपके बड़ा काम आएगा। तो आप इस बैच को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, सेल अभी चल रही है, बैच 2 तारीख को शुरू हो जाएगा, पर ये सेल 31 तारीख तक है केवल। तो आप इसको अवेल कर लो फटाफट से। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको लिंक को क्लिक करके आप इस कोर्स के बारे में बाकी की जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के अंदर कातिल कौन के, जहाँ पे कोई एक नई सिचुएशन को लेकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।